नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियां यादों की में आपका स्वागत है। आपके द्वारा मेरी कहानी को लाइक करने, कमेंट करने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मैंने प्रतिलिपि के लिए लिखी थी और इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे। आपकी क्या राय है, आप भी बतलाइए। इस कहानी का शीर्षक है अपने पराए। अष्टावक्र की कहानी पढ़ी थी। उसने कहा था, इस राजसभा में सारे मोची ही हैं क्या, जो सिर्फ चमड़े के बारे में ही जानते हैं। कितना सही कहा था। मालती जी को रह रह कर वह कहानी याद आ रही थी और ऐसा लग रहा था राजसभा के सारे लोग पूरी दुनिया में ही फैल गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या किसी को नीता में अच्छाइयाँ ना दिखती। देखते देखते 24 साल की होने को आ रही है नीता। बचपन से मालती जी देख रही हैं। घर के काम में सर्वगुण संपन्न, मिलनसारिता में उसका कोई सानी नहीं। कभी उसके माथे पर बल नहीं देखे गए। अपना घर तो अपना घर। पड़ोस में रहने वाली मालती जी को भी जब जरूरत होती थी, नीता के बिना तो उनका काम ही नहीं चलता था। मालती जी के पति की बीमारी में और उनके जाने के बाद नीता ने जिस तरह से घर संभाला था, अगर उनकी अपनी कोई बेटी होती ना, तो शायद वह भी ऐसे नहीं संभाल सकती थी। इन सब के बावजूद भी उसने पढ़ाई में भी अच्छे ही नंबर लाए थे, लेकिन घर वालों से और बाहर वालों से हुई उसकी उपेक्षा मालती जी को भी अंदर तक कचोट जाती थी। क्या कसूर था बेचारी का। सिर्फ यही ना कि वह अपनी बहन प्रिया के जैसे गोरी चमड़ी की नहीं थी। सिर्फ यही ना कि वह उसके जैसे 5 फुट 7 इंच की नहीं थी। आजकल तो लगभग हर सप्ताह ही उसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा था। जब भी कोई लड़के वाले देखने को आते और नीता की जगह प्रिया को ही पसंद करके चले जाते। इस बात का सारा गुस्सा माँ सिर्फ नीता पर ही उतारती थी। प्यार के दो बोल के लिए भी तरसती नीता जब भी मालती जी के पास आती, वह चाहे कितना भी मुस्कुरा रही हो, लेकिन बचपन से देखी हुई नीता के आंसू मालती जी से छिप नहीं पाते थे। वह नीता की माँ को बहुत समझाती, परंतु नीता की माँ अपनी ही परेशानियों में घिरी हुई यही कहती, मैं क्या करूं, इस नीता के चक्कर में प्रिया भी बड़ी हुई जा रही है। डर है कुछ समय बाद कहीं इसके भी रिश्ते आने बंद ना हो जाए। अगर प्रिया की शादी पहले कर दो तो। आखिर थी तो वह माँ ही ना, ऐसा कर नहीं सकी। अगले साल तक मालती जी का बेटा विनय भी डिग्री करके घर लौट आएगा। मालती जी को पूरी उम्मीद थी कि विनय की सोच उनके ही जैसी होगी और वह नीता जैसे कीमती हीरे को अपने घर की ही बहू बनाकर संजो लेंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा नीता की माँ से कहा तो नहीं, परंतु फिर भी शायद उन्हें भी कुछ ऐसी ही उम्मीद हो, इसलिए वह भी रह रहकर नीता के बारे में मालती जी से जिक्र करती ही रहती थी। अभी जब से पीछे वाले बड़े घर का रिश्ता प्रिया के लिए आया, तो नीता की माँ उस रिश्ते को ठुकरा नहीं सकी। नीता को छोड़कर प्रिया की शादी पहले करने का उन्होंने फैसला कर लिया था। नीता की आंखों की उदासी मालती जी से छिपी तो नहीं थी। उन्होंने नीता को अपने अंक में भर लिया और अपने मन ही मन नीता को अपनी बहू बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। प्रिया की शादी पर बहुत खुश होने का ढोंग रचने के बावजूद भी उसकी उदासी मालती जी महसूस कर रही थी। बस उन्हें तो उस समय का इंतजार था जब विनय पढ़ाई पूरी करके घर वापस आएगा। नीता भी पढ़ाई पूरी करके पास ही के स्कूल में टीचर लग गई थी। पति के जाने के बाद मालती जी ने अपने घर के ऊपर के हिस्से को एक पीजी में बदल दिया था। उसमें ऊपर रहने वाले तीनों लड़कों के किराए देने से और कुछ उनके पति की पेंशन से घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। नीता के कारण मालती जी कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी। घर के हर काम में नीता मालती जी का हाथ बटाती थी और कभी बहुत जरूरत पड़ने पर ऊपर पीजी वाले लड़के भी काम आ ही जाते थे, क्योंकि मालती जी को
पीजी वाले तीनों लड़कों के लिए नाश्ता बनाना होता था, तो कई बार उनकी अगर तबीयत खराब भी हो जाती थी, तो पीजी में रहने वाला सोनू भी उनकी काफ़ी सहायता करता था। आखिर वह दिन भी आ गया, जब मालती जी के बेटे विनय की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे घर आना था। सांवली सी और छोटे से कद की नीता सुंदर सा सफेद रंग का गाउन पहने उस दिन वास्तव में परी सी ही लग रही थी। मालती जी ने बेटे के स्वागत की तैयारी बहुत अच्छे से की थी। नीता ने भी रसोई में लगकर बहुत अच्छे पकवान बनाए थे। विनय ने आकर माँ को एक खुशखबरी और दी कि उसका कैंपस सिलेक्शन हैदराबाद में हो गया है और अब जल्द ही वह हैदराबाद चला जाएगा। उसे बहुत अच्छा पैकेज मिला है। मालती जी ने विनय ने स्पष्ट शब्दों से कह दिया था कि देखो, तुम कहीं पर भी जाना, पर उन्होंने नीता को बहू स्वीकार रखा है। इन सर्दियों में नीता से शादी करके ही कहीं जाना। सुनकर नीता तो शर्माकर अपने घर को भाग गई, लेकिन विनय ने स्पष्ट शब्दों में इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। आखिर वह भी तो उसी दुनिया का हिस्सा था जो कि इंसान की सीरत नहीं, सिर्फ सूरत देखते हैं। उसने कहा, माँ, मैंने भी एक लड़की बेहद खूबसूरत अपने कॉलेज की ही पसंद कर रखी है और उसकी भी कैंपस सिलेक्शन हैदराबाद में ही हुई है। जाने से पहले मैं उसको आपसे जरूर मिलवाऊंगा। मैं नीता से शादी नहीं कर सकता। पति के जाने के बाद शायद यह दूसरा झटका था जो कि मालती जी को लगा। नीता के बिना तो वह अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं पा रही थी। वैसे भी जब से नीता के भाई की शादी हो गई है और भाभी आने के बाद नीता को घर में भी करने के लिए कुछ ऐसा नहीं रह गया था। घर के लोगों और भाभी की आंखों में भी नीता को अपने लिए सिर्फ उपहास ही नजर आता था। सिर्फ मालती जी ही थी जो उसकी दोस्त, माँ और दुख दर्द समझने वाली सब कुछ थी। विनय तो मना करके कुछ दिन बाद हैदराबाद चला गया। मालती जी और नीता दोनों ही टूट गए। घर में दोनों के होने के बावजूद भी जो खालीपन पसरा, वह दूर होने की अब दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। विनय भी अपनी जिंदगी में ही व्यस्त हो गया था। फेसबुक पर अक्सर विनय और उसकी दोस्त की फोटो देखने को मिल जाती थी। फेसबुक से ही पता चला कि दोनों प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए यूएस जा रहे हैं। यह भी मालती जी को विनय ने ही बताया कि वह अपनी दोस्त मीना से ही शादी करना चाहता है। बेशक दुनिया के सामने आप शादी मेरे आने के बाद अगले साल करें, लेकिन हम दोनों में से कोई भी अगर यूएस में सेटल होना चाहे तो कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कोर्ट में मीना के माँ बाप के सामने हम दोनों ने शादी कर भी ली है। मालती जी की चुप्पी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। ऊपर रहने वाले तीनों पेइंग गेस्ट के लिए खाना बनना भी दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। विनय ने हर महीने पैसे भेजने शुरू कर दिए थे और उसने मालती जी से कहा, अब आपको पेइंग गेस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एक सोनू को छोड़कर बाकी दोनों लड़के भी घर छोड़कर चले गए थे। विनय के यूएस जाने के बाद मालती जी को एक दिन चक्कर आए और जमीन पर गिरने से उन्हें काफ़ी चोटें आईं। यह तो सोनू और नीता के कारण ही मानो उन्हें नई जिंदगी मिली। उन दोनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें प्लास्टर भी लगा था। सोनू के पिता ने क्योंकि दूसरी शादी कर ली थी और उसके सौतेले भाई बहन तो थे, लेकिन घर में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वह काफ़ी समय से मालती जी के घर के ऊपर ही रहता था और अब जब से मालती जी उठने में भी असमर्थ हो गई, वह नीचे ही रहने लगा। सवेरे नीता उनका काम करके जाती थी और स्कूल से आने के बाद जब तक सोनू नहीं आ जाता था, वह मालती जी का पूरा ख्याल रखती थी। यही तो अजब गजब परमात्मा के खेल हैं कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है।
विनय के लिए मालती जी ने 1000 सपने सजाए। मालती जी और उसके पति ने घर में हर चीज विनय के हिसाब से ही बनाई थी। हर दिन मालती जी विनय को पढ़ाते हुए उसकी नौकरी करने की राह देख रही थी। सारी उम्मीदें उससे लगाई थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम कौन कर रहा था? मालती जी से नीता की उदासी देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उन्होंने सोनू से कहा, क्या वह नीता से शादी करना चाहता है? सोनू को शादी से कोई एतराज तो नहीं था, बस उसे सिर्फ यही डर था कि वह आर्थिक रूप से इतना सबल नहीं है कि घर चला सके। मालती जी ने नीता की मम्मी से अनुरोध किया कि वह नीता को अपनी बेटी बनाना चाहती है। अगर उसे कोई ऐतराज नहीं है तो वह उसे गोद भी ले सकती है। किसी को कोई ऐतराज नहीं था। मालती जी ने नीता को अपनी बेटी बनाकर सोनू से उसकी शादी करवा दी। अब वह दोनों मालती जी के साथ ही रहते थे। उस सुनसान से घर में एक छोटे से बेटे का आगमन होने के बाद चारों ओर किलकारियां गूंज उठी। विनय भी अपनी जिम्मेदारी हर महीने पैसे भेजकर पूरी कर ही रहा था। उसका 6 महीने का प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहां रहते हुए उसे लगभग 4 साल हो गए थे। कभी कभी वह मालती जी से फोन पर भी बात कर लेता था। अभी कुछ दिन पहले ही विनय का फोन आया कि वह और मीना भारत वापस आ रहे हैं। जाने उनका प्रोजेक्ट खत्म हुआ था या कि रिसेशन के कारण उनकी नौकरी छूटी थी। मालती जी हमेशा के जैसे चुप थी, लेकिन अब के उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी हुई नहीं थी। वह अपने घर संसार में बहुत व्यस्त हो गई थी। शायद उनका परिवार ही बदल चुका था, जिसमें कि सोनू, नीता और बबलू थे। कुछ दिन बाद जब विनय मीना के साथ आया तो मालती जी बबलू को खिला रही थी। घर पूर्ण रूप से बदल चुका था। उनका कमरा अब नीता और सोनू का बन चुका था। मालती जी के कमरे में बबलू का एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ था। मालती जी ने विनय को गेस्ट रूम में रहने के लिए कह दिया था। शाम को जब सोनू और नीता आए तो उन्होंने विनय से माफी मांगी और कहा, हम अभी आपका कमरा खाली कर देते हैं। विनय के साथ मीना ने भी कहा, हाँ, अब माता जी की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं और अब वापस नहीं जाएंगे। आप चाहें तो अपना इंतजाम कहीं और भी कर सकते हैं। विनय ने मालती जी से कहा, आप अगर अपने विधि विधान से हमारी शादी करना चाहती हैं तो कोई सी भी तारीख निकलवा कर आप करवा दीजिए। वैसे भी मालती जी ने विनय और मीना को बात करते हुए सुन लिया था। जब यह दोनों बात कर रहे थे कि माता जी को बेवकूफ बनाकर इन दोनों ने इस घर पर पूरा ही कब्जा कर लिया है। अब हमें पहला काम तो इन्हें निकालने का करना है, उसके बाद ही हम कोई नौकरी ज्वाइन करेंगे। अपना सामान भी उन्होंने अभी तो गेस्ट रूम में ही रखा हुआ था, जो कि अभी तक खोला भी नहीं था। सोनू और नीता ने विनय से कहा, कल रविवार है, हम यह कमरा खाली कर देंगे और नया कमरा मिलने तक हम गेस्ट रूम में रहेंगे या ऊपर ही रह लेंगे। मालती जी जो अभी तक चुप थी, बोली, तुम दोनों मेरे बच्चे हो और कहीं नहीं जाओगे। विनय और मीना बाहर से आए हैं। अगर यह चाहें ऊपर कमरे में रह सकते हैं या गेस्ट रूम में भी रह सकते हैं। इस घर में तुम दोनों का हिस्सा बराबर है और मैं फैसला करती हूँ कि मैं सदा अपनी बेटी नीता के ही साथ रहूंगी। अगर विनय यहाँ पर रहना चाहता है तो कहीं पर भी रह ले। इसने आज तक जो भी पैसे भिजवाए हैं वह मेरे बैंक में जमा है और मैं सारे पैसों का चेक इसे लौटा दूंगी। क्योंकि यह विनय मेरा बेटा है, इसलिए यह भी हक से यहाँ पर रह सकता है, पर यह कहीं पर भी रह ले, मैं तो अपनी बेटी नीता के साथ ही रहूंगी और बबलू मेरे साथ ही सोएगा।
ऐसा कहकर मालती जी ने बबलू को गोदी में उठाया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। धन्यवाद जी।